हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं टीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीरो क्लास 6 के अंतर्गत किसके बारे में, कार्बनिक रसायन के बारे में कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, पहले की लोगों की क्या अवधारणा थी कार्बनिक रसायन के प्रति और प्रेजेंट में क्या अवधारणा है। तो अगर हम बात कर लें केमिस्ट्री की, तो जो रसायन विज्ञान है इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा क्या है फिजिकल केमिस्ट्री। तो अगर हम बात कर लें किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन। फिर जो सेकंड आता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन, और थर्ड क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिकी रसायन। तो जो सेकंड टाइप है इसका क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन। तो ये जो कार्बनिक रसायन है, अगर इसको हम बात कर लें किसमें, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो कार्बनिक रसायन को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर हम बात कर लें कि ये जो ऑर्गेनिक शब्द है ये किससे बना हुआ है, तो ये जो ऑर्गेनिक शब्द है ये किससे बना हुआ है, ऑर्गेनिज्म से। किससे बना है, ऑर्गेनिज्म से। और जो ऑर्गेनिज्म होता है इसका मतलब किससे है, जीव से। किससे है, जीव से। हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बनिक रसायन इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो ऑर्गेनिक शब्द है ये किससे बनाया गया है, ऑर्गेनिज्म से। किससे बना है, ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म का मतलब किससे है, जीव से। जीव किसे कहते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, जो चल सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हैं, उड़ सकते, बैठ सकते, महसूस कर सकते, ये क्रियाकलाप जो संपन्न करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, जीव। क्या कहते हैं, जीव। तो हम कह सकते हैं कि जीव के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो हम कह सकते हैं जंतु भी आएंगे जीव के अंतर्गत, और पेड़ पौधे भी आएंगे किसके अंतर्गत, जीव के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि जंतुओं में भी जान होती है और पेड़ पौधों में भी जान होती है, मतलब ये दोनों क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, सजीव होते हैं। तो अगर हम पहले के जो वैज्ञानिक थे उनकी अगर अवधारणा की बात कर लें, तो पहले के टाइम पर लोगों का ये मानना था, जो वैज्ञानिक थे उनका मानना था कि ऐसे पदार्थ जो जंतुओं व वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, उनको क्या कहा गया, कार्बनिक पदार्थ। क्या कहा गया, कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक रसायन। आप इस बात को एक बार फिर समझेंगे। अगर हम बहुत पहले के टाइम की बात कर लें, तो बहुत पहले के टाइम में जो वैज्ञानिक थे उनका ये मानना था कि ये जो ऑर्गेनिक शब्द है ये किससे बना है, ऑर्गेनिज्म से। और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जीव। जीव किसमें होता है, जंतुओं में भी होता है, और पेड़ पौधों मतलब वनस्पतियों में भी जान होती है, मतलब दोनों क्या होते हैं, सजीव। तो पहले के वैज्ञानिकों की एक अवधारणा क्या थी कि ऐसे पदार्थ जो केवल और केवल किससे प्राप्त किए जाते हैं, या तो जंतुओं से या फिर किससे, वनस्पतियों से, उन पदार्थों को क्या कहा जाता था, कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक रसायन। जैसे हम बात कर लें किसकी, गोंद की बात कर लें, या फिर रबर की बात कर लें, या फिर हम किसकी बात कर लें, सिरका की बात कर लें, या फिर हम किसकी बात कर लें, जिलेटिन की बात कर लें, या फिर किसकी, एल्बुमिन की बात कर लें। तो जैसे गोंद है, रबर है, ये हमें किससे प्राप्त होंगे, तो वनस्पतियों से प्राप्त होंगे। सिरका किससे प्राप्त होगा, वनस्पतियों से प्राप्त होगा। और अगर हम जिलेटिन की बात कर लें या एल्बुमिन की बात कर लें, तो ये किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से। किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से। तो पहले के जो वैज्ञानिक थे उनका यह मानना था कि ऐसे पदार्थ जो जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक रसायन। क्या कहा जाता है, कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक रसायन। तो ये बात थी किसकी, कार्बनिक रसायन की। अब इसके अंतर्गत थोड़ा और हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात कर लें किसकी, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं इनके अगर हम प्राकृतिक उत्पत्ति के आधार पर अगर देखें, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, निकोलस लेमरी। क्या नाम था, निकोलस लेमरी। निकोलस लेमरी। अगर हम बात कर ले किसकी, जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं इनकी प्राकृतिक उत्पत्ति के आधार पर निकोलस लेमरी साहब ने क्या किया, कितने में, 1675 में। कितने में, 1675 में इन्होंने क्या किया, पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं उनके जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं उसके आधार पर निकोलस लेमरी साहब ने क्या किया, 1675 में पदार्थों को कितने भागों में वर्गीकृत किया, 3 भागों में वर्गीकृत किया। पहला क्या था, खनिज पदार्थ। पहला क्या है, खनिज पदार्थ। दूसरा क्या है, वनस्पत पदार्थ।
और थर्ड टाइप क्या है, जंतु पदार्थ। तो ये जो क्लासिफिकेशन है पदार्थों का, ये किसके आधार पर है, प्राकृतिक उत्पत्ति के आधार पर। निकोलस लेमरी साहब ने क्या किया, सन 1675 में क्या किया, पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया। पहला क्या है, खनिज पदार्थ, दूसरा क्या है, वनस्पत पदार्थ, और तीसरा क्या है, जंतु पदार्थ। अगर हम बात कर लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो खनिज स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं उनको क्या कहा गया, खनिज पदार्थ। जैसे क्या हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, या फिर सोना हो गया, ये कैसे पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ। और ऐसे पदार्थ जो वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, वनस्पत पदार्थ। जैसे हम बात कर लें किसकी, गोंद की, या फिर रबर की, या फिर कपूर की, तो ये कैसे पदार्थ हैं, वनस्पत पदार्थ। और अगर हम जंतु पदार्थ की बात कर लें कि जंतु पदार्थ किसे कहेंगे, तो ऐसे पदार्थ जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उनको क्या कहा गया, जंतु पदार्थ। जैसे हम बात कर लें किसकी, एल्बुमिन की, या फिर जिलेटिन की। तो ये जो पदार्थ हैं एल्बुमिन और जिलेटिन, ये किससे प्राप्त किए जाते हैं, जंतुओं से। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, जंतु पदार्थ। अगर हम गोंद, रबर या कपूर जैसे पदार्थों की बात कर लें तो ये किससे प्राप्त होते हैं, वनस्पतियों से, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, वनस्पत पदार्थ। और अगर हम लोहा या चांदी या सोना इनकी बात कर लें तो ये किससे प्राप्त होते हैं, खनिज स्रोतों से, इसलिए इनको क्या कहेंगे हम लोग, खनिज पदार्थ। तो सबसे पहले किसके आधार पर, प्राकृतिक स्रोत के आधार पर या प्राकृतिक उत्पत्ति के आधार पर। प्राकृतिक स्रोत भी हम कह सकते हैं या कह सकते हैं क्या, प्राकृतिक उत्पत्ति के आधार पर निकोलस लेमरी साहब ने कितने में, 1675 ईस्वी में क्या किया, पदार्थों को कितने भागों में वर्गीकृत किया, 3 भागों में। पहला क्या, खनिज पदार्थ, दूसरा क्या, वनस्पत पदार्थ, और तीसरा क्या, जंतु पदार्थ। अगर आपसे कहा जाए कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जो खनिज स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, खनिज पदार्थ। जैसे लोहा, चांदी, सोना। अगर कहा जाए कि वनस्पत पदार्थ किसे कहेंगे, तो ऐसे पदार्थ जो वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं उनको क्या कहा गया, वनस्पत पदार्थ। जैसे गोंद हो गया, रबर हो गया, और कपूर हो गया। अगर कहा जाए कि जंतु पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे एल्बुमिन, जिलेटिन, ये सब क्या कहलाएंगे, जंतु पदार्थ। तो ये एक क्लासिफिकेशन था किसका, पदार्थ का, किसके अनुसार, निकोलस लेमरी सर के अनुसार। अब निकोलस लेमरी साहब के बाद एक वैज्ञानिक आए, फ्रेंच वैज्ञानिक लाओसिए। क्या नाम है इनका, लाओसिए। कितने में, 1784 में। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि वनस्पतियों या फिर जंतुओं से प्राप्त पदार्थ जो होते हैं उनमें कार्बन तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है। हम बात करेंगे किसकी, निकोलस लेमरी साहब के बाद की। अगर हम निकोलस लेमरी साहब के बाद की बात कर लें तो एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, लाओसिए। क्या नाम था, लाओसिए। कितने की बात है ये, 1784 की। तो इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध क्या किया कि जो वनस्पतियों या फिर जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं पदार्थ उनमें कार्बन तत्व क्या होता है, मुख्य रूप से उपस्थित होता है। इसलिए ऐसे पदार्थ जो वनस्पतियों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लावाइसिए साहब के बाद में एक वैज्ञानिक आए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जिनका नाम क्या था, वर्जीलियस। क्या नाम था, वर्जीलियस। इन्होंने एक क्या किया कि जीवधारियों में एक रहस्यमय सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम क्या रखा गया, जैव शक्ति सिद्धांत। क्या नाम रखा गया, जैव शक्ति सिद्धांत। जिसका प्रतिपादन किसने किया, वर्जीलियस साहब ने। कितने में किया, 1815 में किया। और वर्जीलियस का जो जैव शक्ति सिद्धांत है ये क्या कहता है कि जैव शक्ति केवल जीवधारियों में उपस्थित होती है। जो जीवों में शक्ति है ये केवल किसमें उपस्थित होती है, जीवधारियों में उपस्थित होती है। यह जीवों के लिए अनिवार्य शक्ति होती है जिसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको ये याद रखना है कि जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था, वर्जीलियस साहब ने। कितने में दिया, 1815 में दिया। क्या बताया गया जैव शक्ति सिद्धांत में कि जैव शक्ति जो होती है वो केवल और केवल किसमें उपस्थित होती है, जीवधारियों में उपस्थित होती है। और यह जीवधारियों के लिए कैसी शक्ति होती है, अनिवार्य शक्ति होती है, जिसे हम प्रयोगशाला में किसी भी तरह से निर्मित या संश्लेषित नहीं कर सकते, मतलब जिसे हम प्रयोगशाला में बना नहीं सकते। तो ये था क्या, वर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। मतलब इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया क्या गया कि प्रत्येक जीवधारी में जो कार्य करने की क्षमता, जैसे हम बोल रहे हैं
तो बोलने में क्या लगती है, एनर्जी मतलब ऊर्जा है या शक्ति। ठीक, कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को संपन्न करने में, उस कार्य को संपन्न करने के लिए क्या चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए। तो बर्जीलियस साहब ने क्या बताया कि प्रत्येक जीवधारी में जो कार्य करने की क्षमता या शक्ति होती है, इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसको हम कृत्रिम विधियों के द्वारा लैब में तैयार नहीं कर सकते, मतलब जिसे हम प्रयोगशाला में संश्लेषित नहीं कर सकते। किसको, कार्बनिक पदार्थ को। तो ये है क्या, जैव शक्ति सिद्धांत। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद बर्जीलियस साहब के बाद में एक बर्जीलियस के ही शोधकर्ता मतलब शिष्य थे, जिनका नाम क्या था, फ्रेडरिक होलर। क्या नाम था, फ्रेडरिक होलर। इन्होंने क्या किया कि जो जैव शक्ति सिद्धांत था इसका क्या कर दिया, खंडन, मतलब जैव शक्ति सिद्धांत का क्या कर दिया, अंत कर दिया। क्यों, क्योंकि बर्जीलियस साहब का मानना क्या था कि प्रत्येक जीवधारी में जो कार्य करने की क्षमता है या शक्ति है, इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, कार्बनिक पदार्थ, जिसको हम बाहर कृत्रिम विधियों के द्वारा लैब में निर्मित या संश्लेषित नहीं कर सकते। लेकिन हुआ क्या कि सन 1828 में बर्जीलियस के शिष्य जिनका नाम क्या था, फ्रेडरिक होलर। क्या नाम था, फ्रेडरिक होलर। इन्होंने दो अकार्बनिक पदार्थ, पहला क्या था अमोनिया, दूसरा क्या था HOCN मतलब सायनिक अम्ल। कितने अकार्बनिक पदार्थ थे, दो। पहला क्या था अमोनिया, दूसरा क्या था HOCN मतलब सायनिक अम्ल। दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप एक कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण किया, जिसका नाम क्या था, यूरिया। क्या नाम था, यूरिया, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। जब यूरिया का निर्माण हो गया तो देखा क्या गया कि ये जो NH2CO NH2 है, ये कैसा यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है, कार्बनिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। जबकि बर्जीलियस साहब ने क्या बताया था कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनको हम लैब में संश्लेषित नहीं कर सकते। लेकिन इन्हीं के जो शिष्य थे फ्रेडरिक होलर, इन्होंने क्या किया, अमोनिया तथा सायनिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप पहला एक कार्बनिक पदार्थ संश्लेषित किया, जिसका नाम क्या रखा गया, यूरिया। क्या नाम रखा गया, यूरिया। अब अगर हम और कुछ बात कर ले तो सन 1845 में कोल्बे ने, किसने, कोल्बे ने एसिटिक अम्ल, तथा अगर हम बात कर लें किसकी, बर्थोले की, तो इन्होंने कितने में 1856 में कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से किसका निर्माण किया, मेथेन का। अगर हम मेथेन की भी बात कर ले तो इसमें भी कार्बन है, एक तरीके से क्या है, कार्बनिक यौगिक है। अब यहाँ पर धीरे धीरे आगे चल करके जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ वैसे वैसे देखा क्या गया कि बहुत से कार्बनिक यौगिक जो लैब में तैयार किए गए, जिसके कारण हुआ क्या कि जो बर्जीलियस साहब का जैव शक्ति सिद्धांत था इसका क्या हो गया, अंत हो गया। क्या हो गया, अंत हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर आप देख लेते हैं जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन या अंत किसने किया, तो बर्जीलियस साहब के शिष्य का नाम क्या था, फ्रेडरिक होलर, जिन्होंने क्या किया, दो अकार्बनिक पदार्थ लिए। एक क्या लिया, अमोनिया मतलब NH3, और एक क्या लिया, HOCN मतलब सायनिक अम्ल। इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप उन्होंने क्या बना लिया, एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था, यूरिया। क्या नाम था, यूरिया, मतलब जिसका सूत्र क्या है, NH2CO NH2। तो रिएक्शन आप क्या लिखेंगे, NH3 प्लस HOCN, पहले क्या बनेगा, NH4OCN। फिर क्या किया गया, जो NH4OCN बना इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो प्राप्त क्या हो जाएगा, NH2CO NH2 मतलब यूरिया। तो सबसे पहले क्या किया फ्रेडरिक होलर ने, दो अलग अलग अकार्बनिक यौगिक लिए। पहला क्या लिया, अमोनिया, दूसरा क्या लिया, सायनिक अम्ल। दोनों की क्रिया के फलस्वरूप एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया, जिसका नाम क्या रखा गया, यूरिया। अब इसके बाद में 1835 में कोल्बे साहब ने क्या किया, एसिटिक अम्ल का निर्माण कर दिया। कहां पर, प्रयोगशाला में। फिर बर्थोले ने क्या किया, 1856 में कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से किसका निर्माण कर दिया, मेथेन का। तो धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो बहुत से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया गया। कहां पर, प्रयोगशाला में, जिससे जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया, अंत हो गया। क्या हो गया, अंत हो गया। उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा।